हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सीए पराग गुप्ता और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th के स्टूडेंट्स का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, हमारे इस चैनल पर आपके क्लास 11th के अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से हो जाती है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करेंगे अपने अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और अभी अपनी क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पूरे साल हमारे इस चैनल पर क्लास 11th की तैयारी होती है। बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं, बहुत सारे मेगा सेशंस आते हैं, साथ ही साथ रिवीजन वीडियोस रहते हैं, वन शॉट्स रहते हैं और बहुत सारी अदर गाइडेंस वीडियोज़ भी रहती हैं जो आपके लिए ना ही सिर्फ पढ़ाई बल्कि आपके आने वाले करियर, आपके आने वाली लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहती है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह से अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये हमारी पूरी वीडियो सीरीज़ चलेगी इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई है जो क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए ये वाली स्पेशल रहने वाली है। बाकी मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको हो सकता है यूट्यूब पर अलग लगे, क्योंकि मैं ऐसा पीपीटी लगाकर सिर्फ बोलने के लिए नहीं करता काम। मैं आपको बाकायदा आपके रजिस्टर के अंदर साथ साथ लिखवाऊंगा। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हो तो आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप मेहनत थोड़ी कम करना चाहते हो तो शायद आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैं पढ़ाता भी डिटेल में हूँ, कॉन्सेप्ट्स भी कवर करते हैं और हम क्वेश्चंस भी अच्छे से करते हैं। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसा अपना फोकस है कि हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस रखते हैं, तो इसीलिए हम चीज़ें लिखेंगे भी, समझेंगे भी और सारी चीज़ साथ साथ पढ़ेंगे। बाकी कभी भी कोई डाउट हो आपके मन में, कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी अच्छे कमेंट्स करना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम, इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट आप कर देना। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपने अकाउंटेंसी के क्लास 11th का जो हमारा पहला चैप्टर है। इसका नाम तो वैसे है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब देखो, जो पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है क्लास 11th का, वो वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइडेड है जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन पहला चैप्टर हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप थोड़ा सा अकाउंटिंग को समझ जाओ कि आखिर ये अकाउंटिंग है क्या, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में ही आखिर क्यों है ना। ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। तो देखो, अकाउंटिंग क्या होती है तो हम इसको बहुत ही प्रैक्टिकली समझाते हैं। मैं जैसे खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने आईसीआईसीआई बैंक में क्रेडिट मैनेजर की तरह काम कर रखा है, तो मेरे पास कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी है। तो मैं आपको चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही शुरुआत करते हैं हम, कि होता क्या है कि एक बिज़नेस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बिज़नेस सोच लेते हैं। अभी मैं जब आ रहा था यहाँ पर तो रास्ते में मुझे मैकडॉनल्ड्स नज़र आया, तो चलो मैकडॉनल्ड्स का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब मैकडॉनल्ड्स जैसे एक बिज़नेस है, वैसे बहुत सारे अलग अलग बिज़नेस हैं। आप जहाँ रहते होंगे, आप अपने आसपास देखते होंगे तो कोई शॉपकीपर होगा जो स्टेशनरी का शॉपकीपर सामान बेच रहा होगा, या कोई ग्रॉसरी का शॉपकीपर होगा जो सामान बेच रहा होगा। तो देखो कितने सारे बिजनेसेस होते हैं। अब अकाउंटिंग क्या है, तो अगर मैं सबसे पहले एक सिंपल शब्द बोलूँ आपको कि किसी भी बिज़नेस की एक लैंग्वेज होती है। किसी भी बिज़नेस की क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। अब हमें कभी कभी वो टर्म्स समझ नहीं आते। आप कभी दुकानदार को बात करते हुए सुनो, हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्या बोल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो अकाउंटिंग जो होती है, आपको पता है वो क्या है, क्या कहते हैं लोग? अकाउंटिंग को लोग कहते हैं कि ये बिज़नेस की लैंग्वेज है। तो बिज़नेस की लैंग्वेज को हम एक तरह से अकाउंटिंग कह सकते हैं। तो हम ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप बिज़नेस की भाषा को समझ सको। और अकाउंटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर खासकर आप कॉमर्स की स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए तो ये सबसे बड़ा बेस सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका यूज़ कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी आप करोगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे जाओगे तब भी ये काम आता है। तो इसीलिए हमें अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। और ये चैप्टर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि आपको ये बताया जा सके कि अकाउंटिंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके लिमिटेशन क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी ब्रांचेस कितनी हैं, क्या क्या अकाउंटिंग में हो सकता है। तो सारी चीज़ें इस चैप्टर में सिर्फ रिलेटेड टू अकाउंटिंग ही रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो आप भी मेरे साथ रजिस्टर में कोशिश करना, जैसे जैसे मैं बनाता रहूँ, लिखता रहूँ, वो चीज़ें आप भी बनाते रहना। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप कोई भी रिफ्रेशर बुक से अगर पढ़ते हो तो साथ में नोट्स रख के पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल तरीके से हेल्प होती रहेगी।
तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको लिखवाते हैं कि भाई अकाउंटिंग आखिर होती क्या है ना। यहीं से शुरू करते हैं। तो छोटा सा डायग्राम तो हमने बना लिया था अकाउंटिंग के बारे में, लेकिन एक्चुअल में अकाउंटिंग क्या है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा सा निम्नलिखित कोड लिखते हैं। चलो IMRCSAC, तो अब भी ऐसा हेडिंग डाल लो। चलो, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस। तो अकाउंटिंग क्या है, क्यों है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो आपको बताता हूँ। तो मैंने एक बिज़नेस शुरू करा और सबसे पहले मैंने ये सोचा कि यार इस बिज़नेस में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड हों। यानी कि हम इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो, मैं आपको दो उदाहरण दूं कि मैंने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, और दूसरा एग्जांपल दूं कि मैंने अपने बिजनेस में अपने एक एम्प्लॉय को सैलरी पे करी। तो हमें हमेशा अकाउंटिंग में सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि यार ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है। एक जो मैंने अपने घर का बिजली का बिल पे करा, या मैंने अपने बिजनेस में एम्प्लॉय को सैलरी दी। तो आप भी नीचे कमेंट करके बता दो, और ऐसा करेंगे हम कमेंट खेलेंगे ताकि पढ़ाई इंटरैक्टिव सी लगे। वैसे तो मुझे पता है आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, लेकिन मान लेते हैं, मन में एज्यूम कर लेना कि मैं लाइव ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो और टीचर आपको बोल रहे बताओ बच्चों। तो अब आप ऐसा करना, आप नीचे कमेंट करना 6 मिनट 50 सेकेंड, 6 मिनट 50वें सेकंड पर सर ने पूछा था। तो इन दोनों में से बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है, जो मैंने अपना घर का बिजली का बिल पे करा वो, या जो मैंने अपने बिजनेस में एम्प्लॉय को सैलरी दी वो? तो क्या बोलोगे आप? मुझे पता है आपका आंसर। तो आप कहोगे सर जो आपने बिजनेस में एम्प्लॉय को सैलरी पे करी। वेरी गुड। तो अब देखो, अकाउंटिंग में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम ये पता लगा पाएँ कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या है। तो इसीलिए पहले शब्द को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। फाइनेंशियल का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ होना, है ना। तो सबसे पहला काम होता है कि हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना कि सर आपने अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी दी वो आपकी बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन है, क्योंकि घर का बिजली का बिल आप पे कर रहे हो, उससे हमें क्या, वो तो बिजनेस का नहीं है। वेरी गुड। अब देखो, जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को पहचान लेते हैं कि ये बिजनेस की है, तो फिर दूसरा स्टेप होता है कि हम उस ट्रांजैक्शन की मनी की टर्म्स में मेजरमेंट करें। मनी की टर्म्स में मेजरमेंट करने का मतलब है कि आप अब कहोगे कि सर ये बताओ कि आपने अपने इस एम्प्लॉय को कितने रुपए दिए। सेकंड आपका पॉइंट क्या बनेगा कि सर एम्प्लॉय को आपने जो सैलरी पे करी वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो मैंने पहचान ली, लेकिन अब ये तो बताओ उसको कितनी सैलरी पे करी, मनी की टर्म्स में मेजर करके बताओ। तो मैं कहूँगा हाँ बच्चों आप सही कह रहे हो। तो मैं आपको ऐसे ही लिख देता हूँ, बताऊँगा कि मैंने 10,000 रुपीज़ सैलरी पे करी। तो सेकंड स्टेप जो होता है अकाउंटिंग का, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट बात होती है अकाउंटिंग की, वो होती है कि आप अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को मनी की टर्म्स में मेजर करते हो। तो इसीलिए बन गया एम, मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। अब क्या होता है सर, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है अकाउंटिंग में क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिकॉर्डिंग करना। सर रिकॉर्डिंग का मतलब, अब देखो बिज़नेस में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मैंने उसको सैलरी दी, फिर मैंने कभी रेंट दिया, मैंने कभी सामान खरीदा, कभी सामान बेचा। अब मैं कितनी चीज़ें दिमाग में याद रखूँगा, मैं तो भूल जाऊँगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक रजिस्टर में नोट कर लेते हैं, सारी बातों को क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग में ये तीसरा स्टेप तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमने ना अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है 10,000 की। तो अब ये रिकॉर्ड होने के बाद मतलब ये है कि मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें रिकॉर्डेड है। अब जैसे आप हो,
आप अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो तो नोट्स बनाते हो ना, लिखते हो ना। क्यों लिखते हो? ताकि आपको सारी चीज़ें ऐसा नहीं हो कि दिमाग में ही रखनी पड़े, आपके नोट्स में लिखी होती हैं, कभी कुछ भूल जाओ तो देख सकते हो। तो ऐसी अकाउंटिंग में तीसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मैं आपको देखो छोटी छोटी ट्रिक्स भी सिखाता रहूँगा। जिस रजिस्टर में हम रिकॉर्ड करते हैं, पता है इस रजिस्टर को क्या बोलते हैं? तो इसका नाम हमें याद रखना है। जिस रजिस्टर में रिकॉर्डिंग की जाती है इस बुक को बोलते हैं जर्नल, JOURNAL। तो आप भी ऐसा बना लेना। तो देखो ये सारी डिज़ाइनिंग आपको भी बनानी है नोट्स में, तो ऐसे ऐसे माइंड मैप बनवा दूंगा आपको कि मज़ा आ जाएगा। बाद में बुक से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो सारी चीज़ें ईजी लैंग्वेज में समझ आ रही हैं। तो चलो और रिवाइज़ करते हैं। पहला काम क्या होता है देखो अकाउंटिंग का, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को पहचानना यानी आइडेंटिफिकेशन। दूसरा काम क्या होता है, उसको मनी की टर्म्स में मेजर करना, तो यानी मेजरमेंट इन मनी टर्म। तीसरा काम क्या होता है, उसको रिकॉर्ड करना। अब देखो प्रॉब्लम क्या आई मेरे साथ, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। जब मैं रिकॉर्ड करता था तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग होती थी, बहुत सारी रिकॉर्डिंग होती थी, बहुत सारी, तो इतनी सारी रिकॉर्डिंग होती थी कि रजिस्टर ही भर जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक काम करूँ, मैं एक जैसी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा लिख दूँ, नहीं तो बाद में ना प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप खुद सोचो, क्या आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाते हो, या बस आपने एक ही रजिस्टर बना रखा है, उसमें इंग्लिश भी लिख रहे हो, फिर बाद में मैथ्स का क्वेश्चन भी, बाद में हिंदी भी, बाद में अकाउंट्स भी, ऐसा करते हो? क्या करते हो? या हर सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर बनाते हो? ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, अलग अलग, है ना। तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, एक जैसी चीज़ों को थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मान लो सैलरी वाली चीज़ों को एक जगह अलग से रिकॉर्ड कर लिया, फिर किसी और चीज़ को, मान लो कुछ और है, रेंट है, तो रेंट वाली चीज़ों को किसी और चीज़ में रिकॉर्ड कर लिया। तो आपको पता है जब हम अलग अलग चीज़ों को, एक जैसी चीज़ों को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब होता है जब हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्लास में जब बच्चे बैठते हैं तो मैं उनको क्लासीफाई कर सकता हूँ किसी भी बेसिस पर। कैसे? मैं बोल सकता हूँ जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हैं वो इधर बैठ जाओ, जिन्होंने ब्लैक नहीं पहने हैं वो इधर बैठ जाओ, तो क्लासिफिकेशन हो गया। या मैं बोल सकता हूँ जेंडर के बेसिस पर कि जितने भी बॉयज़ हैं वो इधर बैठ जाओ, जितने भी गर्ल्स हैं वो इधर बैठ जाओ, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। ऐसी रिकॉर्डिंग करने के बाद हमारा चौथा जो स्टेप होता है वो होता है क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, कुछ को अलग, कुछ को अलग, कुछ को अलग। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये टी क्या बना दिया आपने, ये टी क्या है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये जब क्लासिफिकेशन होता है ना तो यहाँ पर ऐसे टी शेप वाली बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हम बाद में भी पढ़ेंगे। लेकिन इसको बोलते क्या हैं, ये रजिस्टर को बोलते क्या हैं, इस बुक को बोलते क्या हैं, वो आप लिखना। जहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ये वाले रजिस्टर्स को, ये वाले बुक को बोलते हैं लेजर, LEDGER, लेजर। तो इसके अंदर भी हम, होती तो रिकॉर्डिंग ही है लेकिन एक जैसी चीज़ें एक जगह आ जाती हैं, एक जैसी चीज़ें एक जगह आ जाती हैं। तो यहाँ पर ना मिक्सअप नहीं होता, चीज़ें थोड़ा अलग अलग हो जाती है। तो मतलब इट इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में तो क्या है कि सब कुछ एक साथ आ गया, लेकिन उसमें से छांट छांट के एक एक चीज़ को अलग अलग करने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई करना। उसके बाद जब मैंने क्लासीफाई कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। तो मैं पता है क्या करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ एक काम करता हूँ यार, एक छोटी सी समरी बना लेता हूँ, क्योंकि समरी बनाने में सबको मज़ा आता है। समरी में ये फ़ायदा होता है कि हमें बहुत सारी बड़ी सी चीज़ नहीं पढ़नी पड़ती। तो जनरली जब मैं छोटा था, इंग्लिश सब्जेक्ट होता था, तो इंग्लिश के अंदर टीचर बोलती थी ये पूरी बुक की पूरी कहानी पढ़ लो। हम क्या करते थे, लास्ट पेज पे जाके समरी पढ़ लेते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, है ना। आप भी करते होंगे शायद ऐसा। तो अकाउंटिंग में भी क्या होता है, क्लासीफाइंग करने के बाद हम समरी बना लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम शॉर्ट में बता देते हैं। मान लो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन हम शॉर्ट में समरी बना देंगे। मान लो मैंने 10 बार परचेज़ लिख रखा था, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, ऐसे 10 बार परचेज़ लिख रखा है। तो मैं क्या करूँगा, उनको इकट्ठा करके एक ही बार में बता दूंगा टोटल कि भाई परचेज़ है 250 रुपये की, तो समरी बन गई। मान लो इसी तरह मैंने लिख रखा है कि मैंने सामान बेचा,
अलग अलग बार लिख रखा है, कभी 100 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 600 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, एक समरी बना दूंगा और एक साथ ही बता दूंगा कि भाई टोटल मान लो सेल है, ऐसे लिख रहा हूँ 350 रुपये। तो समरी जो होती है, समरी स्टेटमेंट, वो हेल्प करता है चीज़ों को कंसाइज करने में। और आपको पता है इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ये भी हमें नाम याद रखना है। तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो जिस स्टेटमेंट में समरी बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो देखो धीरे धीरे माइंड मैप तैयार हो रहा है, आओ शुरू से रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला कोड क्या है, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन। दूसरा कोड क्या है, एम मतलब मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। फिर उसके बाद तीसरा कोड क्या है, आर मतलब रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड जहाँ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, जर्नल। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, सी, क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग मतलब अलग अलग लिखना, और जहाँ पर अलग अलग लिखते हैं वो वाले बुक को क्या बोलते हैं, देखो उधर, लेजर। फिर पांचवा स्टेप क्या होता है, समराइजिंग, समरी करना। और जिस स्टेटमेंट में ऐसा समरी बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक छठा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। छठे स्टेप में तो हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। सर एनालिसिस, हाँ, और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसका क्या मतलब होता है सर, एनालिसिस का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो। जैसे आपको पता है मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को बुलाया क्लास में। मैंने उसको कहा कि यार मैं तुझे कुछ बोलूँगा तो तू सोचो, आप भी सोचना। मैंने उसको बताया कि मैंने एक सामान परचेज़ करा 250 में, मतलब हिंदी में ख़रीदा, ऐसा सोच लेते हैं। मोबाइल फ़ोन ही ले लेते हैं, चलो। तो मान लेते हैं मैंने मोबाइल फ़ोन 250 रुपये में ख़रीदा, और मैंने फिर उसको बताया कि मैंने इसको बेच दिया, सेल कर दिया 350 रुपये में, इसको बेच भी दिया। तो पहले मैंने मोबाइल ख़रीदा 250 रुपये में और फिर उसको बेच भी दिया 350 रुपये में। मैंने कहा अब तू सोच इसके बारे में। तो उसने सोचा, जैसे आप सोच रहे हो अभी। तो सोचने को कहते हैं एनालिसिस करना। और 2 मिनट बाद उसने चुटकी बजाई, कह रहा अरे सर मेरे को इससे पता चल गया। मैंने कहा बता क्या पता चल गया। तो जब उसने कहा ना पता चल गया, तो इसका मतलब होता है जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो, मतलब किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो, कोई रिजल्ट डिराइव कर लेते हो। तो बताओ उसको क्या पता चला, आपको भी शायद पता चल गया होगा कुछ बच्चों को। तो उसने तुरंत उछल के कहा अरे सर आपने मोबाइल ख़रीदा 250 में और उसको बेच दिया आपने 350 में। कह रहे सर आपको तो प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का। मैंने कहा वाह क्या दिमाग लगाया दोस्त। तो जब ये काम हम करते हैं अकाउंटिंग में, जो सबसे ज़रूरी है कि आपको सोचना है, तो उसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये होता है हमारा 6th स्टेप। तो देखो हम कहाँ तक पहुँच गए अकाउंटिंग समझते समझते, IMRCSA तक पहुँच चुके हैं। यानी कि I मतलब आइडेंटिफिकेशन हो गया बिजनेस की, ट्रांजैक्शन का। M मतलब उसको मनी की टर्म में मेजर कर लिया। R मतलब उसको रिकॉर्ड कर लिया। C मतलब उसको क्लासीफाई कर लिया। S मतलब उसकी समरी बना रही, और A मतलब एनालिसिस भी कर लिया, इंटरप्रिटेशन भी कर लिया। सर फिर ये लास्ट वाला C क्या होता है, लास्ट वाला C क्या होता है? तो देखो जब हम सारी अकाउंटिंग कर लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं, तो एक 7वां स्टेप कहने को अजीब सा होता है लेकिन होता ज़रूरी है। क्या? इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। यानी कि हमें ना अपने यूज़र को बताना पड़ता है। अब यूज़र कौन है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में हाईलाइट कर देता हूँ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है बताना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एक फ़नी एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको अभी घर जाते हुए रास्ते में 10,000 रुपये सड़क पर गिरे हुए मिल जाएंगे। तो आप उसको उठाकर फटाफट जब घर जाओगे तो अपने दोस्तों को या अपनी मम्मी को या अपने पापा को बताओगे ना, देखो आज फ़ायदा हो गया, ऐसा करोगे ना। या आपके जब मार्क्स आते हैं स्कूल के और अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप घर आके बताते हो ना। अब बच्चा कह रहा सर ख़राब आते हैं तो नहीं बताता। तो खैर ये तो फ़नी एग्जांपल है, लेकिन अकाउंटिंग का प्रोसेस पता है कब कंप्लीट होता है? जब हम सारी चीज़ करके जो ये रिज़ल्ट निकला, देखो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना,
तो हमें ये प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट ना सबको बताना पड़ता है, यूज़र्स को बताना पड़ता है। यूज़र्स कौन है बाद में सीखेंगे, लेकिन समझ लो एक तरह से जितने भी लोग हैं कंपनी से जुड़े हुए उनको ये बात बतानी पड़ती है। तो इस बताने वाली बात को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। तो अगर आप ये समझ पा रहे हो ना, इस बिज़नेस के नज़रिए से देखो, ऐसा समझो कि बिज़नेस में 7 स्टेप्स चल रहे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग ऑन 7th। वो ये कि हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को, फिर उसको मनी की टर्म में मेजर करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को बोलते हैं जर्नल, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको बोलते हैं लेजर, फिर हम उसकी समरी बनाते हैं, उस समरी स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद हम उसके बारे में सोचते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर फाइनली अपने यूज़र्स को सब कुछ बता देते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। तो ये पूरा ऐसा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। दिस होल सर्कल अगर आप समझते हो तो इसको बोलते हैं एक तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस, और यही एक तरह से अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी होती है। तो मतलब अगर आपको कभी भी अकाउंटिंग समझना हो तो आप अपने मन में अपने आप से ये पूछना कि क्या मुझे अकाउंटिंग प्रोसेस आता है। तो अगर आपके अंदर से आवाज़ आए कि हाँ आता है, क्या आता है, तो आंख बंद करके सोचना। अब नीचे कमेंट करो। आज का दूसरा कमेंट है 21 मिनट 03 सेकेंड पर, कि सर ने कोड लिखवाया था कमेंट में। कोड लिख देना कमेंट में, क्या था, IMRCSAC, और एक बार मन में बोल देना कि क्या है IMRCSAC। आई मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन का, M मतलब मनी की टर्म में मेजर करते हैं, R मतलब रिकॉर्ड करते हैं, C मतलब क्लासीफाई करते हैं, S मतलब समराइज करते हैं, A मतलब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, और लास्ट वाला C मतलब कम्युनिकेटिंग टू यूज़र करते हैं। तो इसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, और यही आपकी एक तरह से डेफिनेशन भी होती है अकाउंटिंग की। अगर आप बुकिश लैंग्वेज देखोगे बुक में खोल के, तो आपको पता है अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन नज़र आएगी, उसमें यही पूरी इंग्लिश नज़र आती है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, और इन सब चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस वाले, और फिर बाद में रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो ये पूरी डेफिनेशन आपको सेम एग्जैक्टली मिलेगी, लेकिन उसका ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है कि हर चीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो, तो ये एक माइंड मैप बन गया अपना पूरा, एक पूरी कहानी समझ गए कि अकाउंटिंग होती है। अब देखो, अकाउंटिंग तो हम समझ गए कि क्या होती है, लेकिन अगर हम इसमें एक हल्का सा ये डिस्कशन करें और ऐसा सोचें कि सर अकाउंटिंग तो चलो थोड़ा थोड़ा समझ आया और ये सब्जेक्ट हमें इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, और आपको मैं चलो फैक्ट बताता हूँ यहाँ पर, आप जब अपना पूरा ये कोर्स पढ़ोगे तो आपको पता है सारे हमारे चैप्टर्स ही यही हैं। शुरू के चैप्टरों में आप थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद आपका रिकॉर्डिंग का चैप्टर आएगा जर्नल, फिर आपका क्लासीफाई वाला चैप्टर आएगा लेजर, फिर आपका ये ट्रायल बैलेंस आएगा समरी वाला चैप्टर, और वो प्रॉफिट निकालने वाला तो लास्ट में आते हैं चैप्टर, फिर ये पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। तो बहुत ही अकाउंटिंग के अंदर आपको मज़ा आएगा। तो खैर आज तो वो सारे मज़े नहीं दिलवाएंगे आपको, आज तो अपना पहला लेक्चर है, लेकिन हाँ, हम अकाउंटिंग के बारे में अब ये डिस्कस करते हैं कि सर आखिर अकाउंटिंग हम करते ही क्यों हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर एक डिस्कशन ये कर लेंगे कि सर अकाउंटिंग के क्या कुछ फ़ायदे हैं क्या, या ये बेकार ही है। तो बेकार तो नहीं है दोस्तों, अकाउंटिंग है तो बहुत काम की चीज़। और एक डिस्कशन हम ये भी कर लेंगे कि अकाउंटिंग में ना कुछ लोग मानते हैं कि कुछ यार लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां तो हैं, जैसे हर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो वैसे अकाउंटिंग भी परफेक्ट नहीं होती। तो इन 3 चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ लिख लेना, ठीक है जी। चलो, तो पहले ऑब्वियसली हमारा डिस्कशन रहेगा ऑब्जेक्टिव्स पे कि भाई अकाउंटिंग सर हम करते ही क्यों है ना, क्या फ़ायदा। तो देखो बहुत ही सिंपल है। देखो हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं पता है, मेरे को तो खुद ये चीज़ की नीड सबसे ज़्यादा लगी। शुरू में मैंने पढ़ाना शुरू करा, 2-3 बच्चे आते थे घर पे, उन्हें पढ़ाता था, तो उनका तो मैं सब कुछ दिमाग में हिसाब रख लेता था कि क्या नाम है, किसने पैसे दिए। और फिर धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ने शुरू हो गए, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बच्चे होने लगे, ऑनलाइन में भी बच्चे होने लगे, तो कहाँ मैं दिमाग में रख पाऊँगा। तो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो मुझे समझ आया अकाउंटिंग का, और वो फ़ायदा भी है, तो मैं इसलिए देखो दोनों के नीचे लिख रहा हूँ, वो है मेंटेनिंग
सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो ये फ़ायदा भी है एक प्रकार से अकाउंटिंग का, और ये ऑब्जेक्टिव भी है। भैया रिकॉर्ड नहीं तो मेंटेन कैसे कर लोगे अगर अकाउंटिंग नहीं करी, और यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है, और जो इसका अगेन फ़ायदा भी है, कि पता है हमें क्या पता लग जाता है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिज़नेस। हमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस के बारे में पता लग जाता है। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और इसीलिए अकाउंटिंग सारी दुनिया करती है। तो सोचो अकाउंटेंट का रोल कितना बड़ा है। आपके रोल के बिना कंपनी का प्रॉफिट या लॉस पता ही नहीं चल पाएगा। अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है, और यही इसका फ़ायदा भी है। इसी तरह आपको पता है अकाउंटिंग क्यों करते हैं, और इसका ये फ़ायदा भी है। अगेन इससे हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है एक तरह से वर्थ, कि आज मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या है, आज मेरे बिजनेस की स्टैंडिंग क्या है बाज़ार में, आज लोग मेरे बिजनेस को मतलब किस वैल्यू में देखते हैं। तो ये पोजीशन पता लग जाती है। इसके लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है ना। और बताता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या, और जो अगेन फ़ायदा भी है, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। आपको पता है अकाउंटिंग बहुत सी जगह मैनेजमेंट की भी हेल्प करता है डिसीजन लेने में। कई बार बिजनेस में ना बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि यार ये सामान खरीदें या ना खरीदें, हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। तो यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी है कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन लेने में, और ये इसका एक एडवांटेज भी है। तो सोचो मतलब ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज तो ऑलमोस्ट सेम है, कि भाई हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो इन मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स की वजह से करते हैं, और ये 4 मेनली कुछ इसके फ़ायदे भी हैं। हालांकि एडवांटेजेस की लिस्ट तो और लंबी, अगर मैं आपको 2-3 एडवांटेज और बताऊं तो जस्ट नॉलेज के लिए बताया तो एक एडवांटेज। आपको पता है जो हम अकाउंटिंग करते हैं इसको कोर्ट के अंदर एविडेंस भी माना जाता है। तो सोचो अगर कभी आपकी कंपनी के खिलाफ किसी ने केस कर दिया कि यार ये तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं, कम कमाते हैं, तो आप अपनी अकाउंटिंग दिखा सकते हो कोर्ट में, जज साहब देखो ये रही अकाउंटिंग में सब कुछ है, तो वो कोर्ट में एविडेंस माना जाता है। एक और एडवांटेज बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक बार बैंक में गया लोन लेने, मैंने उनसे कहा यार लोन दे दो 5 करोड़ का, उन्होंने भगा दिया, कह रहे हम क्यों दें, हमें क्या पता तुम्हारी वैल्यू क्या है। फिर मैं अगले साल अपनी अकाउंटिंग लेकर गया, मैंने कहा देखो ये रही मेरी कंपनी, ये रहे मेरे प्रॉफिट्स, मेरे पास 100 करोड़ रुपए की वर्थ है, तब उन्होंने मेरे को लोन दे दिया। तो मतलब ये कि अकाउंटिंग का फ़ायदा पता है किस चीज़ में भी होता है, फैसिलिटेट्स लोन्स। आप बैंकों से लोन ले सकते हो, ये भी एक इसका एडवांटेज होता है। तो सोचो मतलब आपको 3 या 4 नंबर में एडवांटेज पूछता है जनरली, या ऑब्जेक्टिव्स पूछता है, तो आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में तो चारों ही हैं, और एडवांटेज में तो कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और जो हमें समझना भी इम्पॉर्टेंट है, वो है कि लिमिटेशंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, कि भाई अकाउंटिंग में कोई कमी है कि नहीं है। तो इसमें ना 4 कमियां मानी जाती हैं, मेनली 4 लिमिटेशंस माने जाते हैं। अब वो देखो 4 लिमिटेशंस क्या हैं, रेड पेन से लिख लेता हूँ। देखो अकाउंटिंग में माना जाता है कि अकाउंटिंग का एक पहला लिमिटेशन ये है कि ये ना पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है, मतलब नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। तो बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, फुल्ली एग्जैक्ट क्यों नहीं है। देखो अकाउंटिंग जब हम पढ़ेंगे ना आगे, तो इसमें बहुत सी जगह पर हम ना कभी कभी कुछ एस्टिमेट्स लगाते हैं, एस्टिमेशंस करते हैं, तो इसीलिए माना जाता है कि यार ये पूरी तरह से सटीक नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम से आए तो मम्मी पूछती है ना कैसा हुआ पेपर, आप कहते हो मम्मी बहुत अच्छा हुआ। फिर मम्मी पूछती हैं कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो आप ऐसा अनुमान लगा के बोलते हो कि मम्मी आ जाएंगे 75। लेकिन जब एक्चुअल रिज़ल्ट आता है तो ज़रूरी तो नहीं 75 ही आए हों, क्या पता 73 आए हों, क्या पता 84 आए हों, तो चेंज हो जाता है। ऐसी अकाउंटिंग में हम देखेंगे हम बहुत सी जगह ना एस्टिमेशंस करते हैं, तुक्के लगाते हैं। तो इसीलिए ये एक लिमिटेशन माना जाता है कि यार अकाउंटिंग में ना फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है बात। अच्छा दूसरी लिमिटेशन अकाउंटिंग की जो काफ़ी बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है कि ये क्वालिटेटिव चीज़ों को इग्नोर करता है, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब जैसे मान लो आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, या आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मैं तो कह रहा हूँ आप साक्षात भगवान का ही अवतार हो, लेकिन ये क्वालिटीज़ हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि शुरू में एक स्टेप दिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें आइडेंटिफाई करने के बाद मनी की टर्म्स में मेजर करना होता है।
तभी रिकॉर्ड हो पाएगा। अब आप कितने अच्छे हो, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप कितने ऑनेस्ट हो, आपकी क्वालिटीज़ को मनी की टर्म में मेजर नहीं कर पाते, ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। क्वालिटेटिव चीज़ों को फिर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव चीज़ों को क्या करता है, इग्नोर करता है। इसी तरह देखो अकाउंटिंग पता है एक चीज़ और इग्नोर करता है, प्राइस लेवल चेंजेस को, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। तो एक बार पता है क्या हुआ, मैं एक फ़ोन खरीदने गया आईफोन, और मैंने ख़रीद भी लिया। आज से 6 साल पहले मैंने ये आईफोन ख़रीदा था 1,50,000 का। अब मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन आज अगर उसकी आप वैल्यू पूछोगे सर ये आज कितने का है, तो ये 6 साल पुराना आईफोन आज थोड़ी ना 1,50,000 का है, लेकिन मेरे रिकॉर्डिंग में अभी भी वही लिखा हुआ है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो रिकॉर्डिंग चेंज करता नहीं हूँ। तो अकाउंटिंग का यही लिमिटेशन होता है कि प्राइस तो चेंज होता रहता है, लेकिन अकाउंटिंग उसको इग्नोर कर देता है, वो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करता। तो ये एक लिमिटेशन है। और चौथा लिमिटेशन अकाउंटिंग का सबसे बड़ा माना जाता है विंडो ड्रेसिंग। सर ये क्या होता है विंडो ड्रेसिंग, खिड़कियाँ सजाना? नहीं, खिड़कियाँ सजाना नहीं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जब आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप फटाफट से अपने पर्दे वर्दे लगा देते हो, खिड़कियाँ सजा देते हो, उसको दिखाने के लिए कि देखो हम कितने अच्छे से रहते हैं, लेकिन अंदर सच्चाई तो आपको पता है ना कि आपने फटाफट से कपड़े छुपा दिए अपने और फटाफट से बस मतलब ऊपरी दिखावा कर रहे हो। तो ऐसे ही अकाउंटिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि हम इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब देखो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे पता है कैसे करने से, क्या करने से प्रॉफिट बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। तो सर क्या आप अपना शक्तियों का गलत फ़ायदा उठाओगे? उठाऊंगा नहीं, लेकिन उठा तो सकता हूँ। तो बेसिकली अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन हो सकती है, और इसी को डिज़ाइनर शब्दों में कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो देखो 4 लिमिटेशंस होते हैं अकाउंटिंग के जो आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक होता है ना वो कैसे भी पूछ लेता है, या तो कहेगा बताओ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, या उसके फ़ायदे क्या हैं, या उसके लिमिटेशन क्या हैं। तो बस ये अपना माइंड मैप तैयार है, वो कुछ भी पूछे हम बता देंगे कि क्या है। ठीक है, तो देखो आज मैंने फोकस करना था आपको ये सिखाने पर कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो वो आपने कमेंट कर लिया, स्टेप ध्यान रखो। अकाउंटिंग क्या होती है, IMRC SAC होती है। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव आ गए, फ़ायदे क्या हैं वो आ गए, नुकसान क्या हो सकते हैं वो आ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन ख़त्म ही कर दूंगा पूरा, क्योंकि अब तो अकाउंटिंग जब समझ गए, फ़ायदे नुकसान ऑब्जेक्टिव समझ गए, नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या हैं, अकाउंटिंग का किसी और के साथ डिफरेंस क्या है, और क्या क्या सिस्टम हमारे देश में चलते हैं, और यूज़र्स कौन है जो हमने आज स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करना था। बाकी बहुत सारे 11th के बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि सर हमें आपके साथ लाइव तैयारी करनी है, आप कैसे करते हो? तो देखो मैं फेस टू फेस यहाँ पर पढ़ाता हूँ नोएडा के अंदर, और हमारे वही इन डेप्थ लेक्चर लाइव स्ट्रीम RKG ऐप में भी होते हैं। तो आप हमारा RKG इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें बुनियाद प्रो बैच जो है वो हमारा लाइव बैच है। तो सारी चीज़ें उसमें इन डेप्थ होती हैं, आप देख सकते हो, डेमो लेक्चर्स भी हैं। और अगर आपको पूरे साल लाइव हमारे साथ तैयारी करनी है तो आप उस बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी कमेंट कर देना जो जो मैंने बातें बोली थी, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की कार्रवाई करवाई जाएगी। चलो तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, नई जर्नी शुरू हो गई है। अच्छे से पढ़ना, साथ में पढ़ना, बस इस बात का ध्यान रखना। बाकी कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। चलो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है।